नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत की बिसात पर बिछी खबरों को सच्चाई की कसौटी पर परखने के बाद आपके सामने परोसने वाला वो बुलेटिन जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके हर पहलू को भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए आज 24 के चक्रवर्ती में क्या रहने वाला है खास। अब से ठीक 2.5 महीने बाद भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर को लेकर के आज अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कहा है आपको ये बताएंगे। साथ ही वही इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से ऑल इज नॉट वेल। आखिर गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ से कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं बीजेपी ने राजस्थान के लिए तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में क्या खास है, इस पर भी इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर की। 90 के दशक में जब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी और बीएचपी की तरफ से उठाया गया तो शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि उस एक मुद्दे की वजह से हिंदुस्तान की पूरी राजनीति बदल जाएगी। आज तकरीबन 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। एक बड़े आंदोलन के बाद अब बीजेपी सत्ता पर काबिज है। अगले साल एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले जनवरी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। बीजेपी शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है और आज करनाल से अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैसे 24 चुनाव के लिए राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से जरूरी हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। तैयारी भव्य है। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब से ठीक 2.5 महीने बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि में विराजने वाले हैं। दुनिया भर के राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का इंतजार है। भव्य राम मंदिर के निर्माण का अधिकतर काम लगभग पूरा कर लिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्त निर्माण कार्य को लेकर काफी उत्सुक हैं। राम मंदिर निर्माण की कई तस्वीरें भी ट्रस्ट की तरफ से लगातार शेयर की जा रही है, जिसे देखकर मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर राम मंदिर का जिक्र किया। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह भी मौजूद थे और अपने संबोधन में राम मंदिर के जरिए शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। अमित शाह ने राम मंदिर का जिक्र कर ये साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक अहम मुद्दा होगा, जिसके जरिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को 24 के चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा भी मिलेगा। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच इंतजार उस पल का है जब भगवान श्री राम का दशकों पुराना वनवास खत्म होगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस कार्यक्रम का दृश्य क्या होगा, ये सोचकर ही राम भक्त काफी उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जिस तारीख का इंतजार है वो नजदीक आ रहा है, लेकिन उस तारीख के नजदीक आने से पहले कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की। संगमरमर के स्वर्ण जड़ित 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा ये सिंहासन। क्या हो रहा है खास, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। बन रहा है रामलला का सिंहासन। नक्काशी ऐसी कि नहीं हटेंगी नजरें। 3 फीट ऊंचा, 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा रामलला का सिंहासन। संगमरमर स्वर्ण जड़ित सिंहासन है बहुत सुंदर। पूरे भारत में खुशियां छाई है। राम मंदिर बनने की शुभ घड़ी आई है।
श्री राम के भक्तों को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, जब रामलला विराजेंगे और पूरे देश में जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। लेकिन इससे पहले एक खुशी की खबर है। नए मंदिर में भगवान श्री राम 3 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन तैयार किया जा रहा है। सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा। आइए इस सिंहासन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको बताते हैं। राजस्थान के कारीगर इस सिंहासन को बना रहे हैं। आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा डिजाइन की झलक आपको इसमें नजर आएगी। ये 3 फीट ऊंचा, 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा सिंहासन है। राम मंदिर के गर्भगृह में ये सिंहासन रखा जाएगा। इस सिंहासन की नाप जोख ज्योतिष गणना के आधार पर इस तरह से होगी कि राम नवमी के दोपहर 12 बजे भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें आभा बिखेरेंगी। इस सिंहासन पर 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा रखी जाएगी, जिस पर सोने की परत चढ़ी होगी। पूरा गर्भगृह उच्च गुणवत्ता के सफेद मखराना मार्बल से बन रहा है। इस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। अभी गर्भगृह का फर्श तैयार हो रहा है। 440 फीट का गर्भगृह बन चुका है। बस फर्श का अंतिम काम चल रहा है। 16 फीट से ज्यादा ऊंचे गर्भगृह में 15,000 वर्ग फीट नक्काशी वाला मार्बल है। परिक्रमा पथ बन चुका है। इस तरह से मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 15 दिसंबर तक बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का काम 80% पूरा हो चुका है। जैसे पूरा 100% काम हो जाएगा तो इंतजार 22 जनवरी का रहेगा, जब रामलला अयोध्या नगर के मंदिर में विराजेंगे। इतिहास के पन्नों में वो तारीख दर्ज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब चुनावी खबरों का रुख करते हैं। 2024 चुनाव को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ 2 बार से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले बीजेपी है, तो वहीं दूसरी तरफ है नई नवेली इंडिया अलायंस, जहां बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ चुनावी चौसर पर अपनी बिसात बिछा रही है। तो वहीं विपक्ष में चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर के पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अब कांग्रेस के रवैये पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव को लेकर अभी विपक्षी गठबंधन की तैयारी बीजेपी की तुलना में कुछ भी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है। पीएम मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ आए। बैठकों का दौर चला, गठबंधन का नामकरण भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा पेंच अभी भी फंसा है, वो है सीट बंटवारे का। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक साथ होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा और जेडीयू जैसी पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। अब ऐसे में सवाल है कि अगर 24 के सेमीफाइनल में ही पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही हैं, तो 2024 में कैसे सभी दल एक साथ एक मंच पर आ पाएंगे। इसी बीच आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, बल्कि सारा फोकस केवल विधानसभा चुनाव पर है। तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है। सीएम नीतीश कुमार पटना में आयोजित सीपीआई की रैली में शामिल होने पहुंचे थे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस के ऑफिस सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी। लालू यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नीतीश को भी निमंत्रण था, हालांकि वो नहीं गए। ऐसे में माना जा रहा है कि आज सीपीआई के मंच से मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में न जाने की वजह को साफ किया है। नीतीश कुमार को ही इस नए नवेली गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल गठबंधन का नाम तय होने के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जद्दोजहद जारी है। ममता, केजरीवाल और अखिलेश तरीके नेता अपने राज्यों में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।
कल ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस यूपी जैसे राज्यों में इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ चुनाव की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान आज एक बहुत प्यारी तस्वीर आई। दरअसल पीएम मोदी को सुनने के लिए एक बच्ची भी पहुंची, जिसने अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर भी बनाई थी। संबोधन के दौरान पीएम मोदी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी। बच्ची लगातार तस्वीर लेकर के खड़ी थी, तो वहीं प्रधानमंत्री ने बच्चों को पहले बैठने के लिए कहा और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों से वो तस्वीर मंगवाई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बच्ची का नाम और पता भी लिया और जल्द चिट्ठी लिखने की बात कही। चलिए अब हरियाणा का जिक्र करते हैं। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरा होने पर करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन आज किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जो फिलहाल 2,750 रुपए है। हरियाणा पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ा ऐलान किया है और आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। 1 जनवरी से ये पेंशन धारकों को 3,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा पेंशन धारकों को एक बड़ा फायदा होगा। सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। 1 जनवरी से 3,000 रुपए मिलेगा मासिक पेंशन।
5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने गुरुवार शाम तकरीबन 4 बजे 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जयपुर के हवा महल से बालमुकुंद आचार्य, अलवर से के रामगढ़ से जय आहूजा, भरतपुर के नदबई से जगत सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के बेटे हैं, अलवर के बहरोड़ से पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव और जयपुर के विराटनगर से विधानसभा सीट से कुलदीप धनखड़ को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी से निलंबित पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शाहपुरा से नए चेहरे लाला राम बैरवा को टिकट दिया गया। सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा से बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया। सचिन पायलट के सामने टोंक से पूर्व विधायक अजीत मेहता को प्रत्याशी बनाया गया। 1 नवंबर को दिल्ली में भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं। इसमें दर्शन सिंह, सुभाष मील और उदयलाल डांगी शामिल हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए दर्शन सिंह को करौली से और सुभाष मील को खंडेला से टिकट दिया गया है। पायलट समर्थक सुभाष मील एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए हैं। आरएलपी से बीजेपी में आए उदयलाल डांगी को वल्लभनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। चलिए कुछ और खबरों का जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में गुरुवार 2 नवंबर को तीसरे दिन की सुनवाई हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता के मामले में की गई सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। इसे लेकर के 4 याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में आखिर क्या कुछ आज हुआ है। जस्टिस गवई ने पूछा कि वोटर्स के अधिकारों का क्या। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा किस पार्टी को क्या जानकारी मिलती है ये जानना मतदाता का अधिकार है। मैं किसी पार्टी को इसलिए वोट नहीं दूंगा क्योंकि एक ठेकेदार एक्स के उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। वोटर इस आधार पर वोट नहीं करता कि किस पार्टी को कौन फंड करता है। वो विचारधारा, सिद्धांत, नेतृत्व और काबिलियत के आधार पर वोट करता है। बिजनेस हाउस वोट करने से पहले देखते हैं कि क्या कोई पार्टी उन्हें बिजनेस के लिए माहौल दे पाएगी। फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टियों को इस स्कीम के तहत ये नहीं पता होता कि चंदा देने वाला कौन है। जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर पार्टी जानती है कि उन्हें चंदा कौन देता है। दान गुमनाम नहीं हो सकता। चंदा देने वाले को भी अपना केवाईसी, आधार नंबर, पता देना होता है। कोई भी सिर्फ बॉन्ड खरीदने बैंक में नहीं जा सकता। गोपनीयता दूसरी पार्टियों के लिए है, चंदा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होता। ये पार्टी चलाने के लिए है और कोई भी राजनीतिक पार्टी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव लड़ती है और इसके लिए कैंपेन रैलियां करनी पड़ती है। ऑफिस में लोगों को सैलरी देनी होती है और आगे उन्हें कह के कि हम गोपनीयता कैसे बनाकर रखते हैं और इस पर पब्लिक डिबेट नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसी अगर ऑर्डर लेकर आएंगे तो उन्हें ब्यौरा मिल जाएगा। सिर्फ ये जानने के लिए कि चंदा किसने दिया, आप किसी की निजता के आधार पर उस अधिकार का हनन नहीं कर सकते। और चलिए इसी के साथ 24 के चक्रवर्ती में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आगे हाजिर होंगी राजनीति के साथ। अब बने रहिएगा भारत 24 के साथ।